हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। कौन सा टेस्ट करेंगे? आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल जो है जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर जो है इससे पहले का सारा वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिया गया है। पहला कथन है, यह जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट एवं जो है जॉन मार्टिनस को प्रदान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों? 2 में कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे? दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कीर स्टारमर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कीर स्टारमर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 के 9वीं संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 का 9वां संस्करण जो है यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। दालों में आत्मनिर्भर मिशन की अवधि क्या है? दोस्तों, भारत जो है दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मिशन बनाया दोस्तों कि कब तक जो हमारा आत्मनिर्भर बन जाएगा दोस्तों भारत दाल के क्षेत्र में, तो यह हो जाएगा आपका 6 वर्षों, अगले 6 वर्षों 2025-26 से लेकर 2030 से 31 तक। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कर रहा है ये देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। दूसरा कथन है, विक्रांत मैसी 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तीसरा कथन है, शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो है पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसका सही कथन हो जाएगा, तीनों कथन सही है। तीनों कथन जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है दोस्तों? किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास दोस्तों नौसैनिक युद्ध अभ्यास है और यह जो है सिंगापुर और भारत के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास है। 2025 में दोस्तों किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका आईएनएस सतपुरा। क्या हो जाएगा? आईएनएस सतपुरा ने भाग लिया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोप 15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का शीर्षक क्या है दोस्तों? कोप 15 जो कि जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था दोस्तों, तो भारत के द्वारा प्रस्तावित शीर्षक पूछा जा रहा है क्या है? ये हो जाएगा आपका वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, भारत के किस वर्ष तक 6G लॉन्च करने की उम्मीद है? दोस्तों, भारत में किस वर्ष तक 6G लॉन्च करने की उम्मीद है? ये हो जाएगा आपका 2030 तक। कब तक है दोस्तों? 2030 तक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, 2030 तक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? या कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साओ टोमे प्रिंसिप है। साओ टोमे प्रिंसिप कहाँ का देश है दोस्तों? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए
बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा है दोस्तों? बिहार पुलिस द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन नया सवेरा। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन नया सवेरा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं दोस्तों? बहुआयामी गरीबी से कितने लोग बाहर निकल गए हैं, यही पूछा जा रहा है इसमें। ये हो जाएगा आपका 135 मिलियन से अधिक लोग। 135 मिलियन से अधिक लोग जो है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार गरीबी से बाहर निकल गए हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है दोस्तों, बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमियों को जोड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल बन गए दोस्तों? भारत में वर्तमान में हो जाएंगे दोस्तों आपके 93 रामसर स्थल। 93 रामसर स्थल जो है वर्तमान में शामिल है हो गए हैं भारत में। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कि 32वां विश्व पुस्तक मेला जो है 2025 से संबंधित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है? 3 कथन यहाँ पर दिया गया है। आइए हम एक बार कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है आपका, इसका आयोजन जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका आयोजन फोकस देश अमेरिका में रहा दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसका फोकस देश अमेरिका नहीं रहा, इसका फोकस देश जो है रूस था। कौन सा था? फोकस देश रूस था। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 जो है किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15वां एयरो इंडिया 2025। 15वां एयरो इंडिया 2025 का विषय पूछ रहा है दोस्तों। विषय कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका 1 अरब अवसरों का मार्ग। 1 अरब अवसरों का मार्ग जो है इसका विषय था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं। आइए एक बार देखते हैं कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ था क्या? ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में ही हुआ था। विकसित गांव योजना 2025 छत्तीसगढ़ में हुआ था क्या दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, ये हुआ था उड़ीसा में। कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था विकसित गांव योजना। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है थाई पुसम त्योहार जो है आपका तमिलनाडु में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका आदि महोत्सव 2025 जो है नई दिल्ली में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? विकासत गांव योजना 2025 जो है उड़ीसा में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करा ये देखते हैं। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कब के किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय। अगर हम दोस्तों आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्रालय जो है 2014 में कब बना है दोस्तों? 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो आयुष मंत्रालय का गठन उन्होंने किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला जनमंगल संग्रहालय 2025 में कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? भारत का पहला जनमंगल संग्रहालय कहां पर आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया है। पहला ग्रीन बजट जो है बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 15 मार्च 2020 को ये पेश किया गया था। कब किया गया था पेश? 15 मार्च 2020 को। 15 मार्च 2020 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा में शुरू किया गया था क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है आपका। 2025-26 के लिए आकबरी नीति जो है यूपी में लाई गई थी, ये भी दोस्तों सही है। 2025-26 के लिए आकबरी नीति जो है आपका लाई गई थी यूपी में। आईपीओ से फंड जुटाने में शीर्ष पर भारत रहा है क्या? आईपीओ से फंड जुटाने में शीर्ष पर भारत नहीं रहा है दोस्तों, शीर्ष पर भारत नहीं रहा। ये कौन सा रहा है आपका? जापान रहा है। कौन सा रहा है? जापान
जापान नहीं रहा दोस्तों, यूएसए, हांगकांग, चीन, भारत। भारत चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर रहा है? शीर्ष पर नहीं रहा भारत, यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है हांगकांग, तीसरे स्थान पर है चीन और चौथे स्थान पर है भारत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 2025 में आयुष्मान भारत तय तय जो है वंदना योजना, कौन सा योजना दोस्तों? वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई थी? तो वंदना योजना की शुरुआत दोस्तों कहाँ पर की गई थी? ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पुडुचेरी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों और कब किया गया था? कब किया जाएगा ये पूछ रहा है, कब किया जाएगा? 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जो है 2027 में किया जाएगा। कब किया जाएगा दोस्तों? 2027 में किया जाएगा। मेघालय में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 30वां नहीं होगा दोस्तों, ये 39वां होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह जो है 39वें क्रम का जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में मेघालय में किया जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास। साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के मध्य होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल गया है दोस्तों? WHO से बाहर निकल गया है अमेरिका, और अर्जेंटीना भी दोस्तों, अर्जेंटीना भी WHO से बाहर निकल गया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा यहाँ पर मतलब गलत कथन पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन भारत में किया गया था। इसका आयोजन दोस्तों भारत में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका विजेता भारत तथा उपविजेता दक्षिण अफ्रीका था। नहीं दोस्तों, इसका विजेता जो है भारत था, लेकिन उपविजेता जो है कौन था? उपविजेता इसका इसका आयोजन कहाँ पर था दोस्तों? तो मलेशिया में किया गया था। भारत में नहीं किया गया था, मलेशिया में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मलेशिया में किया गया था। और इसका विजेता भारत और उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो केवल एक जो है सही नहीं है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है, सुमेलित करना है दोस्तों। धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था दोस्तों? धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था? ये आपका भारत प्लस जापान का होता है धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास। बढ़ते हैं पक्षी गणना में शीर्ष पर। पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है। पक्षी गणना शीर्ष पर पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। प्रगति पेय योजना, प्रगति पेय योजना कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक से संबंधित है ये प्रगति पेय योजना। अगला है हरित ऊर्जा नीति 2025, यह असम से संबंधित है। हरित ऊर्जा नीति 2025 असम से संबंधित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें शीर्ष पर कौन सा रहा है दोस्तों? तो ये आपका रहा है कर्नाटक। शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है दोस्तों? किस दस्तावेज कानून पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका उद्देश्य संकल्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्देश्य संकल्प पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान की उद्देशिका है दोस्तों। भारत के संविधान की उद्देशिका जो है आपका, यह है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28।
इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है दोस्तों? किस क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रभाव बिल्कुल दिखता है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव दिखता है दोस्तों। अगला है अमेरिकी क्रांति 1776 बिल्कुल दिखता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 का भी दिखता है, लेकिन चीन की क्रांति का जो है दोस्तों, चीन की क्रांति का प्रभाव जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर इस नहीं दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कर रहा है ये देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों? तो भारत जो था एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या करा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था, उपासना एवं स्वतंत्रता की। प्रस्तावना में इन सभी शब्दों का जो है प्रयोग किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना और स्वतंत्रता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32 नहीं 31। आइए बढ़ते हैं। इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? आइए एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? यह पहले संविधान में नहीं था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा कथन आपका उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। बिल्कुल उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है क्या? ये हो जाएगा दोस्तों आपका गलत। उद्देशिका जो है दोस्तों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कर रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है दोस्तों नहीं है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है दोस्तों, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता को दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता को वर्तमान में रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको हटा दिया गया है और इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में इसको रख दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है आइए एक बार देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो कथन जो आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। उद्देशिका के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं था। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका सही हो जाएगा। मूल रूप में जो दोस्तों नहीं था, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, अभी हमने बात किया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला है उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है। ये भी सही है। ये क्वेश्चन रिपीट थोड़ा सा हो गया है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी सही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने आत्मनिर्भर किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका का विचार नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों क्या है दोस्तों? गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। भारतीय संविधान का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव अभी हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो भीमराव अम्बेडकर कहाँ से आ गया दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित किया गया था क्या? बिल्कुल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बात। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है, कौन सा क्रम हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले क्या जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 35 सबसे पहले आपका जोड़ा गया था दोस्तों न्याय। सबसे पहले न्याय जोड़ा गया था, उसके बाद आपका स्वतंत्रता जोड़ा गया था, उसके बाद समानता जोड़ा गया था, और उसके बाद जो आपका बंधुत्व जोड़ा गया था। तो 1 2 3 4 चारों क्रम सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? यह बात किसने कहा था दोस्तों? यह बात किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है दोस्तों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका लक्षण पूछ रहा है कौन सा नहीं है? यह धर्म को अस्वीकार करता है, यह धर्म को अस्वीकार करता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सही है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, ये भी सही है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये मामला थोड़ा सा गलत लग रहा है कि अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये जो है बात यहाँ पर जम नहीं रहा है। धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आप गणतंत्र भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आवश्यक ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए दोस्तों। धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए, धार्मिक बंधुत्व बढ़ाना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यही जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर एक कथन जो है दिया गया है कि संविधान का प्रारूप जैसा विचरित किया गया था वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों ने किया है कि सत्ता में कौन है इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र की परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान की निर्मात्री सभा के विचार पर दोस्तों यह किसने कहा था? इतना जो यहाँ पर दिया गया है, वाक्य जो यहाँ पर दिया गया है, यह किसने कहा था, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। किसने कहा था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी उदार लोकतंत्र में सर्वोच्चता की सुरक्षा को नियत करता है, यह हो जाएगा दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण। क्या हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण। भारत में जैसे कि आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 50 में दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 50 में दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां जो है बिल्कुल अलग अलग है, दोनों को पृथक्करण करके रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? भारतीय संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो आपका सही है वही यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 आइए एक बार देख लेते हैं। यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल दोस्तों पहला ही कथन हमारा एकदम सही है। यह जो है दोस्तों भारतीय संविधान का मिश्रण है,
भारतीय संविधान में दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, इन सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ जो है हम लोग निचोड़ के अपना संविधान बनाए हैं। और एक मजबूत सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोच्चतम रूप प्रतिबंधित करता है। दोस्तों सर्वोच्चतम रूप प्रतिबिंबित करता है किस देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन होगा। दोस्तों आइए एक बार इसका जो है हम लोग विकल्प पढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, संविधान जो है किसी भी देश की सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है ताकि वह अपने जो है कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से करे और ठीक ढंग से करे, नहीं तो न्यायालय उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा विशेषता सही है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है दोस्तों, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि द्वैध शासन। भारतीय संविधान में दोस्तों संघीय व्यवस्था में द्वैध शासन है। राज्य का जो राज्य का जो है मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री राज्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री कार्यभार संभालते हैं और पूरे देश के लिए जो है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यभार संभालते हैं। तो यह जो है संघीय व्यवस्था के लिए द्वैध शासन भारत में चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। अर्ध संघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, शक्तियों का वितरण भी है, संविधान लिखित और संविधान की सर्वोच्चता है। पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। दोस्तों न्यायतंत्र जो है प्रतिबद्ध नहीं है, न्यायतंत्र जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र है। क्या है, न्यायतंत्र जो है आपका स्वतंत्र हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट की गई है। दोस्तों संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट की गई है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों अर्धसंघात्मक। कौन सा विशेषता हो जाएगा, अर्धसंघात्मक संविधान की विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 45 जो है रिपीट हो रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि कानून नहीं है दोस्तों, यदि कानून नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही प्रतिबिंबित कर रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 46, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न है। दोस्तों भारत और अमेरिका के संबंध में यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस एक पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी जो है भिन्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोहरी सरकार। क्या हो जाएगा, दोहरी सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोहरी सरकार के अतिरिक्त जो है अन्य सभी चीजें भिन्न है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। दूसरा कथन है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहे हैं दोस्तों, भारत में विधि के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों भारत में विधि का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान है, संविधियां है, कानून है। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, रूढ़िजन्य विधि है। दोस्तों रूढ़िजन्य विधि भी है और
निर्जन्य विधि भी है। तो इसमें से सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या कह रहा है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है दोस्तों। हमने ब्रिटिश संसद से बहुत सारी चीजें जो है अपने संविधान में लाया है, लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पर कि हमारा हमारा मॉडल जो है उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। पहला कथन है आपका, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है परिसीमित है। संसद निर्माण की शक्ति बिल्कुल परिसीमित है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये कथन भी आपका सही है। तो इसका जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना गया है दोस्तों। विधि के शासन के रूप में किसको जो है सही माना गया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। शक्तियों का परिसीमन होना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता भी जरूरी है, ये भी सही है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी जरूरी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें जो है कथन और कारण दोनों दिया गया है। पहला कथन जो है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कथन जो इसका दोस्तों, इसका कथन जो है बिल्कुल सही है। कथन क्या है, सही है। कारण देख लेते हैं एक बार। कारण कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व सम्मिलित है दोस्तों, तो इसका कारण भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है दोस्तों, इसमें भी कथन कारण दिया गया है कि इसका कथन है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है दोस्तों। इसका कारण क्या है, कथन क्या है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन गलत हो गया। इसका कारण क्या है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है दोस्तों। इसका कारण जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर जो है सही है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है, क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है क्या। संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, ये जो है बिल्कुल आपका सही है। क्या है, सही है। दूसरा क्या है दोस्तों, संसद उद्देशिका को परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये आपका गलत है। उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है जो मूल ढांचे से संबंधित है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका जो है एक और सी दोनों सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका ये वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं दोस्तों। प्रस्तावना से संबंधित जो कथन दिया गया है, 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो आपका गलत हो जाएगा। आइए एक बार हम पढ़ते हैं कि सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी क्या दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गलत। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बेरूबारू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श छाप की सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इन्हें महत्व दिया था दोस्तों, बिल्कुल सही है ये आपका। गोलकनाथ मामला वाला जो दोस्तों संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दूसरा गलत है और ए और बी दोनों गलत है दोस्तों, सी और डी जो है दोनों सही है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 पे।
55 में कहा जा रहा है 54 का आंसर क्या था दोस्तों कि ए और बी दोनों गलत है, तो इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। 55 में कहा जा रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अभी हमने पीछे बात किया दोस्तों, यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? 4 कथन दिया गया, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कौन कर सकता है संशोधन? हमारा जो है संसद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है? यह जो है किसमें कहा गया था? यह किया गया था 1960 में बेरूबारी यूनियनवाद में दोस्तों 1960 में हुआ था। ये इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है दोस्तों? समानता शामिल है। समानता शामिल है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 58 में समानता शामिल है? नहीं है दोस्तों, समानता शामिल नहीं है। न्याय शामिल है, बंधुत्व शामिल है और स्वतंत्रता शामिल है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में जो इसमें से 4 शब्द दिए गए हैं दोस्तों, 5 शब्द दिए गए हैं। 5 शब्द में से कौन सा शब्द वाला क्रम जो आपका सही हो जाएगा वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग या फिर भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर हम डीपीएसपी की बात करें दोस्तों, डीपीएसपी ये दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में या फिर किसी भी न्यायालय में न ही वाद योग्य है और न ही परिवर्तनीय है। यह सिर्फ सरकार को सुझाव देने के लिए बनाया गया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है दोस्तों, उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसमें से पूछा जा रहा है कि उद्देश्यों की रूपरेखा कौन सी है? वो उद्देश्यों की रूपरेखा यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उनकी व्याख्या किया गया है मूल अधिकार में, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मूल कर्तव्य में किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। यह कथन दोस्तों किसका है? भारतीय संविधान के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी ने दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इन्होंने इसमें काफी जो है आपका चेंजिंग किया था भारतीय संविधान में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की एक कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है क्या? बिल्कुल है दोस्तों। दोहरी नागरिकता नहीं है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता है। राज्य और देश का जो है एक ही नागरिकता है, दोनों का अलग अलग नागरिकता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार भी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कर रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया दोस्तों। साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को भी जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के केवल लोकतांत्रिक रूप की कल्पना की विचार नहीं कर सकता है दोस्तों, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्याय, स्वतंत्रता। 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र कैसा होता है दोस्तों? गणतंत्र कैसा होता है? जहां एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। क्या? जहां एक लोकतांत्रिक राज्य होता है उसको गणतंत्र कहा जाता है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, नहीं कहा जाता है। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला नहीं, ये भी नहीं होगा। संसदीय पद्धति, ये भी नहीं होगा दोस्तों। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसको गणतंत्र कहा जाता है दोस्तों। जहां पर वंशानुगत रूप से राज्य का अध्यक्ष न हो उसी को गणतंत्र कहा जाता है, जैसा कि भारत का गणतंत्र है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था दोस्तों? किसने कहा था ये भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली? किसने कहा था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह कथन किसने दिया है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? किसने कहा था दोस्तों? ये हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, यह कहा था दोस्तों के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन जो है गलत है? तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों, इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कथन आपका हो जाएगा गलत। अगला हम देखते हैं, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कार्यपालिका के, तो ये आपका हो जाएगा सही। यह न्यायोचित नहीं है दोस्तों, ये भी सही है। इसका प्रावधान न्यायालयों में ला सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन जो है सही कथन कौन सा है वह बताना है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा गलत। इनमें 2 बार संशोधन किया गया है, ये भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये दोस्तों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? संघवाद की स्थापना भारत में है दोस्तों, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, मूल अधिकार भी है, सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान की परिभाषा नहीं है, ये आपका हो जाएगा गलत। अगला जो प्रश्न है, किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सर्वाधिक मदद किया है दोस्तों? किसने सर्वाधिक मदद किया है? ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता। किसने मदद किया है? धर्मनिरपेक्षता ने भारतीय संविधान को बहुत मदद किया है एकता बनाए रखने के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 73 में क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का प्रत्यक्ष भूमिका है दोस्तों? प्रतिनिधियों का निर्वाचन भारत प्रत्यक्ष रूप से कब करती है दोस्तों? ये आपको जगह संसदीय रूप में, भारत सरकार का संसदीय रूप में जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो आपका गणतंत्र सूचित करता है दोस्तों, गणतंत्र किस चीज की ओर इंगित करता है, सूचित करता है? ये हो जाएगा आपका कि देश का प्रधान जो है निर्वाचित प्रतिनिधि है, देश का प्रधान जो है निर्वाचित प्रतिनिधि है, गणतंत्र की ओर सूचित करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कह रहा है, परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है दोस्तों? संवैधानिक सरकार का अगर हम परिभाषा निकालें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सीमित सरकार। क्या हो जाएगा? सीमित सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी के साथ जो हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर 10 यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क सीरीज से रिलेटेड वीडियो आप लोग जो है जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे पहले का सेट आप लोग मारिए, आप लोग देखिए कि जो है आपका कितना जो है प्रश्न सही होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।